नमस्कार साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो में हम कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इस नोट्स बना लीजिएगा। और अब आपका समय आ चुका है, एग्जाम है कंप्लीट, तो आप चाहते हो तो हमारा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अपन जवाब क्या देंगे। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, यानी राज्य और केंद्र सरकार होते हैं, उनके जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, राज्य और समाज में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वहां पर आएगा कि राज्य और समाज में मुख्य अंतर क्या हो सकता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसका जवाब होगा, राज्य एक राजनीतिक समाज है। राज्य क्या है, एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 घटक होते हैं, जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। देखिए राज्य क्या है, राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो राज्य एक प्रकार से राजनीतिक संगठन होता है और जिसके 4 प्रमुख सिद्धांत होते हैं, 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। वो होते हैं साथियों, पहला नंबर जनसंख्या, दूसरा नंबर होता है निर्धारित भूभाग यानी राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तीसरा नंबर होता है राज्य की सरकार, राज्य की सरकार कैसे काम करती है, और चौथा नंबर है संप्रभुता यानी राज्य के अंदर एकता कितनी बनी हुई है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं समाज की, तो समाज एक ऐसा माध्यम होता है, जबकि समाज एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर सामाजिक रिश्तों का जाल बुना जाता है। समाज एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर सामाजिक रिश्तों का जाल बुना जाता है। उम्मीद तो करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है कि राज्य और समाज में मुख्य अंतर क्या है। तो राज्य और समाज में मुख्य अंतर क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका क्या जवाब करेंगे। तो राज्य और समाज में जो मुख्य अंतर है उसमें से पहला है कि राज्य का राजनीतिक समाज है। राज्य एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 घटक होते हैं, जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जबकि समाज एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर सामाजिक रिश्तों का जाल बुना जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीयता का प्रमुख अर्थ क्या होता है, यानी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीयता का प्रमुख अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों हम रिप्लाई करेंगे कि राष्ट्रीयता एक लैटिन शब्द से के नेट से बना है। राष्ट्रीयता जो शब्द आया है वो लैटिन शब्द के नेट से आया है और जिसका अर्थ होता है, राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीयता एक प्रकार से लैटिन शब्द है और लैटिन ही शब्द का एक शब्द है नेट से, और नेट से राष्ट्रीयता की उत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। अब बात यहां पर की जा रही है कि जन्म लेना, इसका मतलब समझिएगा किसी भी एक जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंध के आधार पर जन्म लेना राष्ट्रीयता कहलाता है। यहां पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप किसी देश में जन्म लेते हो, किसी एक विशेष जाति में जन्म लेते हो, तो वे आपका उस देश से संबंधित नागरिकता प्रदान करता है जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राष्ट्रीयता कहते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि सरकार किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है सरकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि वह संस्था जो कानून बनाती है और कानून को कैसे लागू करना है तथा किसी भी कानून को चलाने के लिए कौन कौन से नियम बनाना है, सभी के विचारों को लागू करना तथा सभी के विचारों को नियम से चलाना सरकार का प्रमुख कार्य होता है। प्रश्न आता है कि सरकार क्या होती है।
तो सरकार का मतलब होता है कि संबंधित राज्य में कानून की प्रक्रिया को संचालन करना, यानी संबंधित राज्य सरकार में कानून बनाना, कानून को कैसे लागू किया जाएगा, कानून को किन परिस्थितियों में लागू किया जाएगा, ये सारा का सारा संबंधित सरकार पर निर्भर करता है। तो एक बार पुनः बता देता हूं कि वह संस्था जो कानून बनाती है और कानून को कैसे लागू की जाती है तथा किसी भी कानून को चलाने के लिए कौन कौन से नियम बनाए जाएंगे, सभी के विचारों को लागू करना, सभी विचारों को एक साथ चलाना, यही काम सरकार का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का उदय किन चरणों में हुआ था? मार्क्सवाद का उदय किन चरणों में हुआ था? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मार्क्सवाद का उदय प्रमुख चरणों में था, उसमें से पहला नंबर की बात करता हूं तो पूंजीवादी समाज के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यानी मार्क्सवाद का जो उदय हुआ था उसका प्रमुख कारण था कि ऐसे समाज जो पूंजीवादी थे उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया से मार्क्सवाद विचारधारा का सम्मान हुआ है या जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन छठा दे रखा है कि मार्क्सवाद की मूल अवधारणा क्या थी? मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणा थी वो थी उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी उत्पादन के संबंध में समाज के आधार पर मूल अवधारणा ये की कि ये उत्पादक की ताकत का निर्माण करती है। यानी मार्क्सवाद विचारधारा ये थी कि आप अपना काम खुद करो, आपको खुद सपोर्ट मिल जाएगा। यानी मार्क्सवाद की विचारधारा थी कि उत्पादन को बढ़ाना, और अगर आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको अथक कठिन प्रयास करना पड़ेगा। तो उत्पादन के संबंध में समाज के आधार पर मूल अवधारणा यह है कि यह उत्पादक की ताकत का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। सातवां क्वेश्चन है क्रांति का सामान्य क्या अर्थ होता है? यानी यहां शब्द आया है क्रांति, और क्रांति का सामान्य अर्थ क्या होता है? अगर मैं बात करूं साथियों क्रांति तो पूर्ण रूपेण और समग्र परिवर्तन करना। क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है साथियों पूर्ण रूपेण और समग्र परिवर्तन करना क्रांति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 है कि मार्क्सवाद के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? मार्क्सवाद क्यों असफल हो गया? इसका कारण यह था कि उसका सारा का सारा जो ध्यान था वो केंद्र की ओर था, यानी केंद्रित ध्यान होने के कारण। तो इसका मुख्य कारण था कि ये केंद्रीकरण की नीति को अपना रहा था, और केंद्रीकरण की नीति के कारण ही मार्क्सवाद का पतन हो जाता है, यानी ये सिस्टम जो है वो असफल हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि मार्क्सवाद के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो मार्क्सवाद के असफल होने का जो प्रमुख कारण था वो था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ होता है कि भारत में कोई भी राज्य सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ाने का काम नहीं करेगी, ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। तो यहां लिखा है कि पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरा पर्टिकुलर ये धर्म है। तो भारत के अंदर राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, और कोई भी राज्य किसी भी धन पर अतिरिक्त धन खर्च नहीं करेगा। यानी राज्य सार्वजनिक धन द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ाने का या प्रोत्साहित नहीं करेगा, और यही जो कहलाता है ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। हो गया भैया क्लियर? याद हो गया? उम्मीद तो करता हूं साथियों कि यहां तक आप सभी को क्लियर याद हो गया होगा। हाँ भाई, सभी को याद हो गया क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी को हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है समतावादी राज्य किसे कहते हैं? हाँ भाई, क्वेश्चन आ रहा है समतावादी राज्य किसे कहते हैं? तो एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक हो, उसे अपन समतावादी राज्य कहते हैं। समतावादी राज्य क्या होता है कि एक ऐसा राज्य जो अपने सभी समाज के लोगों की सभी समस्याओं का जानकारी रखता हो, सभी समस्याओं का निदान करने के लिए कार्य करता हो, और उसे हम समतावादी राज्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समतावादी राज्य कहते हैं। तो एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होता हो, उसे हम समतावादी राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं?
मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ मौलिक अधिकार का मतलब होता है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित जो अधिकार। तो संविधान में वर्णित वे अधिकार जो सभी नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करते हैं और ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार में रखा गया है। तो उम्मीद तो करता हूं आप सभी को मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी याद होगी। क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? कि संविधान में वर्णित वह अधिकार जो सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अगर मैं बात करूं हमारे भारत के, तो वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रमुख रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें से नंबर 1 है समानता का अधिकार, नंबर 1 है समानता का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 5 है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल हमारे संविधान के अंदर 6 मौलिक सिद्धांत हैं, 6 मौलिक कर्तव्य हैं। वो 6 कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। चलते साथियों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों स्टेट ओपन का एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और स्टेट ओपन का अगर आप निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का कंप्लीट निःशुल्क नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल हमारी विशेषता होती है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल को अगर विजिट करते हो, यूट्यूब चैनल को वॉच करते हो, तो हम सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप एग्जाम के समय में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप हमारे मॉडल पेपर को खरीद सकते हो। और मॉडल पेपर का जो चार्ज रखा है वो 49 रुपए प्रत्येक विषय के आधार पर रखा है। तो 49 रुपए प्रत्येक विषय के आधार पर आप मॉडल पेपर भी खरीद सकते हो। हमारा उद्देश्य है साथियों कि 10 साल के अंदर कितने प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको याद कराया जाएगा और इसी प्रकार से मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं। चलते हैं साथियों, हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कितने अंग हैं? दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर संघ सरकार के, तो संघ सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं और उसमें से 3 अंग में पहला आ गया कार्यपालिका, दूसरा आ गया विधायिका और तीसरा नंबर आता है राज्यपालिका। तो संघ सरकार के कितने अंग है क्वेश्चन अगर आ जाए तो संघ सरकार के 3 प्रमुख अंग है। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार संघीय कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है? संघीय कार्यपालिका का निर्माण में 3 महत्वपूर्ण अंग भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद सदस्य मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है? संघीय कार्यपालिका का निर्माण में 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। हाँ भाई, राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को उसके अगर पद से हटाना है तो उससे सबसे पहले आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। बिना महाभियोग लगाए आप राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में कितने सदन होते हैं? आप सभी को पता है संसद के अंदर प्रमुख रूप से 2 सदन होते हैं। एक की बात करता हूं तो राज्यसभा और दूसरे की बात करूं तो लोकसभा। संसद में प्रमुख रूप से 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार मैं बात करूं 19वें प्रश्न की कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या वो 245 है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वर्तमान में लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित की गई है।
उम्मीद तो करता हूं साथियों ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को 2 बार वॉच कर लीजिएगा, नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं।